साथियों, प्यारे मित्रों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शासक के बारे में जो कि हुमायूं को नाकोचा नीचा चबाया रहता है। चाहता तो नहीं था, लेकिन हुमायूं ने कुछ ऐसी संरचना रच रखी थी, क्योंकि हुमायूं को लग रहा था कि बाबर द्वारा जीते गए क्षेत्रों में अगर मेरा आधिपत्य नहीं रहा तो हो सकता है धीरे धीरे जो अफ़गान शासक हैं, जो पहले से बहुत परेशान कर रखे थे, वो चाहे मंगबरनी से लेकर अभी तक जितने भी मंगोल थे और जो अफ़गान थे, वो अभी तक बाबर को बहुत हड़ा रखे थे। जानते हैं आप, ख्वारिज़्म शाह ने नरक वो रखा था, तो वो बेचारा समरकंद के चक्कर में बहुत दिन परेशान रहा। तो हुमायूं ये चाहता था कि भारत के अंदर कम से कम ऐसी कोई स्थिति न बने जिसकी वजह से वह कभी भगाया जाए यहाँ से। तो वो बंगाल को लेकर बड़ा प्रोटेक्टिव रहा करता था। वो सोचा करता था क्यों विवाद हों और हम उन विवादों से पहले ही निपट जाएं। तो वो ज़बरदस्ती करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा आसपास के क्षेत्रों को जीतना चाह रहा था, और इसी जीतने के चक्कर में इसका बयाना गलत हो जाता है। एक ऐसे आदमी को छेड़ देता है जो इसके पिता की सेना में सैनिक के रूप में रहा करता। वो सारे गुणों के बारे में जानता है जो कि बाबर जानता था, क्योंकि बाबर के साथ रहकर उस शासक ने, अभी नाम नहीं ले रहे हम, क्योंकि अभी उसे हम क्या कहें, उसे हम फरीद खां कहें, हम उसे शेर खां कहें, या हम उसे शेर शाह कहें, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम एक शासक कह रहे हैं कि अभी एक वो शासक है जो इनसे ये कह रहा है कि ऐसी अपेक्षाएं मत पाल लीजिए जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। और वही अपेक्षाएं पाल ली थी हुमायूं ने, और उन्हीं अपेक्षाओं का परिणाम रहा कि उसे बहुत सारे युद्ध करने पड़ते हैं, और युद्धों में एक स्थिति तो ये आती कि उसे भारत छोड़ के भागना पड़ता, उसे अपनी जान बचाकर भागनी पड़ती नदी में कूद कर। तो आज वो पूरी कहानी में देखेंगे कि कौन ऐसा शासक था बीच में जो हुमायूं को इतना परेशान कर रखा था। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी है एक ऐसे शासक की जो छोटा सा बच्चा और एक बहुत बड़ा कारनामा करने के लिए तैयार है। देखते हैं वो कौन हो सकता है। तो सबसे पहले वो बच्चा है जिसका नाम है फरीद खां। ये रहने वाले थे बिहार के, और बिहार में सासाराम एक स्थान है, वहाँ पर ये रहा करते थे। और वहीं पर इसका जन्म होता है किसका, कब, 1472 में, जिसका नाम था फरीद खां। और इसके पिता का नाम था हसन खां, जो बिहार में सासाराम नामक स्थान पर एक छोटे सूबेदार हुआ करते थे। होता क्या है कि ये जो फरीद खां है, इसकी अपने पिता से कभी नहीं बना करती। तो उसका कारण था, ये पढ़ने लिखने में होशियार था, और ये जौनपुर में पढ़ाई लिखाई इसकी हुई, और पिता ये चाहता था कि ये तुरंत जागीरें संभाले और सूबेदारी के रूप में आगे आ जाए। लेकिन पिता और ये चाहता था कि अपना स्वतंत्र एक अच्छा जीवन जीना चाह रहा था। इन दोनों कंट्राडिक्शन के चक्कर में वो कभी आपस में मिले ही नहीं, या यूँ कहें कि उनका आपस में मिल भेंट होती ही नहीं थी। BBC के एक न्यूज़ में शेर शाह सूरी के बारे में कहा गया कि शेर शाह सूरी यदि चाह लेता, 13 वर्ष की उम्र में जिस तरह उसे प्रशासन की जानकारी उसको बाबर के साथ मिली थी, अगर कोई अच्छा उसको शागिर्द होता या जो ट्रेंड करने वाला होता, तो शायद बाबर के बाद अगला शासक शेर शाह सूरी होता। लेकिन प्रशिक्षक न होने के कारण उसकी स्थिति डामाडोल हो गई। चलिए देखते हैं क्या कैसी स्थितियाँ रहीं। ये रहने अफ़गान थे। पिता का नाम हसन खां था, जो बिहार में सासाराम में रहा करते थे। पिता से अनबन के बाद 1497 से 1518 तक ये सासाराम में ही रहा, परंतु पिता से अनबन हो गई, और अनबन होने के कारण इसका जगह छोड़ के भाग गया और जाकर बाबर की सेना में शामिल हो गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ इसने युद्ध लड़ा था, और उसी में इसने तकनियाँ सीखी। क्या याद करिए, उज्बेकों से सीख के आया था बाबर, क्या, तुलगमा पद्धति। उज्बेकों से सीख कर आया था उस्मानी पद्धति, जो तोपों को चलाने और लगाने। और ये तोप ही, इतना ज़्यादा तोप के बारे में इसको जानकारी थी शेर शाह सूरी को कि ये तोप को देख कर बता देता था उसके वेग से कि कितनी दूरी पर जाकर यह गोला गिरेगा और कितने लोगों को नुकसान पहुँचेगा। तो इतनी अच्छी जानकारी थी शेर शाह सूरी के पास, और वो गया बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। तो कहेंगे सर, बाबर की सेना में शामिल हो जाने से उसके राज में क्या हुआ? तो आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे कुछ कहानियाँ क्या बनती। कहानी बनती बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद तुरंत ही शासक बन जाता है हुमायूं, और जैसे ही हुमायूं शासक बन जाता है तो वह आसपास के संघर्षों, पहले तो अपने भाइयों से ही नरक झेलता है हुमायूं, कामरान अस्करी, हिंदाल, इनसे नरक झेलता है। उनके नरक झेलते समय गुजरात अभियान पर निकल जाता है, और जब गुजरात अभियान पर जाता है तो इधर गद्दी खाली मिलती है, किसकी, दिल्ली की। तो इसे लगता है कि बढ़िया मौका है, आक्रमण कर दो मुगल शासन पर, और यही होता है, वो तुरंत आकर आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर। उससे पहले कि वो आए, अपने आप को शासक करने के प्रयास कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, इधर वो शासक अपने आप को घोषित कर, उधर से आ जाता है कौन,
हुमायूं फिर से वापस, और गुजरात से वापस आकर सीधा आक्रमण करता बंगाल के ऊपर, जहाँ प्रशासन कौन कर रहा होता, शेरशाह सूरी। हुआ क्या, प्रारंभ में यह भाग कर जाता है कहाँ, एक व्यक्ति था जो बिहार का स्थानीय शासक था, उसका नाम था बहार खां लोहानी। क्या था, बहार खां लोहानी। जब वो अपने घर से भाग कर गया था पिता से अनबन होकर, तो इसी के यहाँ नौकरी कर ली थी, और उस समय वह उनका संरक्षक था, उनका बेटा था जलाल खां। क्या नाम था, जलाल खां। इसी जलाल खां जो इसका बेटा था, इसका संरक्षक बनता है कौन, शेरशाह सूरी, या यूँ कहें कि भी फरीद खां, इसका संरक्षक बनता है, उसी को पालता है। लेकिन होता क्या है, बहार खां लोहानी को अपेक्षाओं का संसार पाल लेता है, और ये सोचता है कि मैं स्वतंत्र राजा बन जाऊंगा, अपने आप को मोहम्मद शाह नाम से अपने आप को स्वघोषित राजा बना लेता है। और जब स्वघोषित राजा बनाता है, उसे पता रहता है कि ये मार खाएगा, तो ये क्या करता है, इसको छोड़कर भाग जाता है और कहता है भाड़ में जाओ तुम, और चला जाता है कहाँ, बाबर के दरबार में। और इस तरह इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, बहार खां लोहानी की। एक बार क्या हुआ कि शेर खां को किसी काम से भेजा गया था बाहर, और फरीद खां को, अभी शेर खां है नहीं, होने जा रहा है, तो वो जाता है शेर खां, और किसी कारणवश उसके ऊपर आक्रमण हो जाता है, किसका, शेर का। तो कहा जाता है एक ही बार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे किसने, इतना बहादुर था फरीद, और कि शेर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और यहीं पर कहा जाता है कि कभी कभी कहीं लिखता है कि बिना हथियारों के उसने शेर की हत्या कर दी थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। बहार खां लोदीन क्या रख दिया था, शेर खां। अभी शेरशाह सूरी नहीं हुआ, अब शेर खां हुआ। अभी तक फरीद खां था, अब शेर खां होगा कि उससे शेर की हत्या कर दी, और यहीं पर बहार खां लोदी की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। जैसे उसकी मृत्यु होती, तो इसकी पत्नी से तुरंत क्या, जिसका नाम था दूदू बेगम, क्या नाम था, दूदू बेगम, दूदू बेगम से क्या कर लेता है, निकाह कर लेता है। तो अब जलाल खां उसका क्या हो गया, जिसका संरक्षक था वही उसका क्या हो गया, पुत्र हो गया। इस प्रकार दक्षिणी बिहार किसके कब्जे में आ गया, शेर खां। ये उसकी राज विस्तार की नीति का हिस्सा था। अब उसने क्या किया कि चुनार के क्षेत्रों में, चुनार का जो किलेदार था उसका नाम था जो ताज खां, क्या नाम था, ताज खां। उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विधवा से स्वयं शादी कर लेता है, जिसका नाम होता है, जो इसकी विधवा होती है उसका नाम था लाड मलिका। क्या नाम था, लाड मलिका। अब याद करिए, उधर बिहार उसका हो गया और इधर चुनार उसका हो गया, 2 चीज़ हो गए। इस चुनार के घेरे के चक्कर में ही बेचारा कुटाया जाता कौन, हुमायूं। इस प्रकार 2 जगह की जागीरें उसको मिल गई, बंगाल उसके पास था ही, तो एक बृहद उसके पास संसाधन इकट्ठा होना शुरू हो गए, जो उसे राजा बनने के लिए अपने आप संसाधन उपलब्ध कराने लगे। अब शेर खां को ये लगा कि ऐसे तो हुमायूं सत्ता देगा नहीं, तो हुआ क्या, इसने राज विस्तार शुरू कर दिया, और राज विस्तार के चक्कर में ही इसका, ध्यान से सुनेगा, 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। किसके बीच, बाबर वर्सेस अफगान मीन्स शेरशाह के साथ युद्ध होता है। कौन सा, घाघरा। मैंने आपको 4 युद्ध पढ़ाए थे, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और घाघरा का युद्ध, और ये युद्ध हमने आपको पहले पढ़ा रखे हैं, किसमें, हुमायूं में। तो उसी में एक युद्ध होता है जो घाघरा का युद्ध होता है, बाबर वर्सेस अफगान, और शेरशाह सूरी इसमें विजय होता, भागना पड़ता किसको, हुमायूं को, बाबर को। इसके बाद 1530 में चुनार के शासक ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर लेता है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे ही, अच्छा एक चीज़ देखिएगा, जब वो बिहार को अपने कब्जे में कर लेता है, कब, जब ख़त्म हो जाता है कौन, जो वहाँ का शासक था पहले से, जलाल खां का पिता, जिसको बहार खां लोहानी कहते हैं। बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद जब वहाँ का शासक अपने आप को घोषित कर लेता, तो हजरत ए आला अपने आप को क्या कहता है, हजरत ए आला की उपाधि से धारित कर लेता है। अब जरा देखेंगे कहानी को। एक्चुअली है क्या, ये कहानियाँ ऊपर नीचे इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसका स्थायित्व तो कुछ नहीं था। कभी कहीं पर युद्ध करना, कभी कहीं पर युद्ध करना, क्योंकि अपना कोई स्थायित्व तो राजा था नहीं ना। सूबेदार थे, छोटे सूबेदार का उस समय मतलब सिर्फ यही होता था कि गांव का चौकीदार के रूप में, 4 गांव का चौकीदार, 10 गांव का चौकीदार, इसे स्वतंत्र थे नहीं, इसलिए इनका कोई नियमित इतिहास नहीं मिलता, तो आगे पीछे होना स्वाभाविक है। अब जरा देखेंगे 1532 में हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला, और जब चुनार का घेरा डाला बहुत दिन वहाँ सेना रुकी रही, और हुमायूं को ये लगा कि अब यार ये तो युद्ध ना कर रहा ना भाग रहा है, तो उसने एक संधि पत्र भेजा किसको, शेर शाह के पास, या यूँ कहें कि अब ये हो गया शेर खां, कि जाओ भैया हम युद्ध नहीं करते हैं, आप हमें कुछ धन दे दीजिए, क्योंकि बहुत दिन से हमारी सेना यहाँ पड़ी खा पी रही है, बहुत सारा हमारा नुकसान हो गया, युद्ध नहीं लड़ते।
तो वो एक संधि के तहत वो कुछ पैसे दे देता है और अपने बेटे कुतुब खां को भेज देता है इसकी सेवा में 5000 सैनिकों के साथ। और कहा जाता है यही सबसे बड़ी गलती थी किसकी, हुमायूं की। जब उस वहाँ घेरा डाला ही था, युद्ध करना चाहिए था, युद्ध भी करते हारते जीतते अलग थी, उसके बेटे को अपने दरबार में नहीं रखना चाहिए था। क्यों? अब सारी जानकारियाँ तो आप उसके बेटे को दोगे ना, तो जब सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी तो हुमायूं तो आपको शेरशाह तुमको हौकेगा तो है ही। यही हुआ कि कुतुब खां जब उसके दरबार में पहुंच गया तो धीरे धीरे उसने क्या किया, सारी जानकारियाँ पिता तक पहुंचाना शुरू किया। कमजोरियाँ और अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब पहुँचने किसके पास, हुमायूं के पास, सॉरी शेरशाह के पास। अगला जो युद्ध होता है वो चौसा का युद्ध होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस चौसा के युद्ध में जब शेर खां से इसका युद्ध होता है तो शेर खां, जिसे अभी शेर खां ही कहेंगे, जब इसका युद्ध होता है 1539 में, तो इसी युद्ध में बहुत बुरी तरीके से दौड़ा के मारता है किसको, हुमायूं को। और जब इस हुमायूं से इसकी भयंकर युद्ध होती है बिहार के आसपास के क्षेत्रों में, जब ये युद्ध होता है तो इतना बुरे से मारता है कि ये भागना पड़ता है रण छोड़ कर किसको, सॉरी ये बाबर लिखा है, यहाँ होना चाहिए हुमायूं, यस हुमायूं में यह क्या करता है कि शेर खां इसको मार के भगाता है हुमायूं को और भाग जाता है जंगलों की ओर। काफ़ी दिन वापस लौट कर नहीं आता, लेकिन एक ही वर्ष बाद फिर कलेक्शन करता है संसाधनों का, फिर युद्ध करने की। और इसी दौरान चौसा के युद्ध में ही ये अपने आप को शेरशाह की उपाधि से धारित कर लेता है और सूर्यवंश की स्थापना करता है। किस नाम से? शेरशाह सूरी के नाम से। किसके नाम से? शेरशाह सूरी के नाम से। आप कहेंगे सर इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं कि बीच में मुगल शासन में जो 10 वर्ष 15 वर्ष का समय था वो अफगानों के शासन में, इस समय मुगल समाप्त हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। न वो भिस्सी जो सिक्का था, निजाम सिक्का, न वो मदद करता, हम अभी दिखा रहे हैं, ना ही वो जीवित बचा, ना कहीं मुगल बनते। चलिए आगे देखते हैं। 1540 में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है और इसी युद्ध में कहा जाता है कि डिसाइड हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हुआ क्या, यहाँ सब जगह बाबर लिख गया है लिखते समय, हुमायूं है, यस। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है हुमायूं वर्सेस शेरशाह, अब शेरशाह सूरी, क्योंकि अब ये फरीद नहीं है, अब ये शेर खां नहीं है, बल्कि अब से चौसा के युद्ध के बाद ये अपने आप को शेरशाह कहता है और शेरशाह सूरी बन जाता है। अब कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है किसके, किस, हुमायूं वर्सेस शेरशाह के बीच। और इस युद्ध में मैंने आपसे पहले एक दिन कहा था जब हम पढ़ा रहे थे हुमायूं के बारे में, तो इस युद्ध का निर्णय बहुत जल्दी हो गया। क्यों? इसकी हुमायूं की सेना युद्ध करते करते उब गई थी, कभी कन्नौज का युद्ध, कभी इसका युद्ध, कभी उसका युद्ध, कभी दक्षिण विजय, कभी कंधार की विजय, कभी काबुल की विजय, उब चुकी थी युद्ध करते करते, सेना एकदम थकी हारी थी। और इसी दौरान क्या होता है कि हुमायूं को ऊपर आक्रमण कर देता शेरशाह और ये अपनी जान बचाकर नदी में कूदकर भाग जाता है, जिसकी कहानी मैंने सुनाई थी कि एक भिस्सी था जिसका नाम था निजाम सिक्का। ये निजाम सिक्का जो चमड़े का काम किया करता था, उसने इसको बचा लिया और बचा के उस पार किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि एक दिन का शासक किससे बनाया था, जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है तो उससे मांगता है ये निजाम सिक्का कि आपने मुझे कुछ देने कहा था एक दिन का तुम भारत के शासक बन जाओ। और आपको जान हैरानी होगी, ये निजाम सिक्का एक दिन में चमड़े के सिक्के चला देता है। यानी एक उसके नाम उपलब्धि है कि अगर निजाम सिक्का पूछा जाए भिस्सियों का शासन एक दिन का रहा, उसमें क्या उपलब्धि रही, तो चमड़े के सिक्के चलाए थे इस निजाम सिक्का ने, जो एक भिस्सी था। भिस्सी माने जो काम करते हैं नदियों के आसपास के क्षेत्रों में, तो भिस्सी था। इस प्रकार बिलग्राम कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं हो गया एकदम, यूँ कह लीजिए कि शरणम गच्छामी, भाग गया कहाँ, अपने भाई कामरान के पास, याद करिए, और हिंदाल के पास जाता, फिर वहीं इसकी शादी वादी होती, वहीं पर फिर अकबर का सब कहानी होती है ना। इस प्रकार अब शेरशाह सूरी पूरी तरह से गद्दी पर बैठता है एकदम निसंकोच होकर, क्योंकि अब कोई उसका विरोध करने वाला नहीं था। इसके बाद ये क्या करता है, आसपास के जो क्षेत्र जिन्हें ये जानता है कि आज नहीं कल नहीं परसों विद्रोह करेंगे, उन पर ये विजय शुरू कर देता है। उन विजयों में कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे इसने गख्खर जो होते हैं, गख्खर ये अफ़गानिस्तान के आसपास क्षेत्रों में शासन करने वाली छोटी छोटी जनजातियां हैं, ये आए दिन आक्रमण कर देती थी मुगल अफ़गानों के ऊपर, तो उनको पहले इसने सबक सिखाया, उनको वहीं पर रोक दिया पेशावर के आसपास के क्षेत्रों में। दूसरा, इसने जो स्थानीय राजपूत थे उन पर आक्रमण करना शुरू किया ताकि वो अब सर न उठाए, क्योंकि ये सबसे डर अब मुगलों का डर नहीं था, अब डर किसका था कि जो ये क्षत्रिय हैं ये पता नहीं कब सर उठा के कूटने लगे, तो इसलिए इसने क्षत्रियों को दबाने का
काम शुरू किया। और काम कैसे, अब बयाना ही गलत हो गया। कैसे, इसने रायसीन किले पर 1543 में आक्रमण किया और जब इसको घेरा डाला तो वहाँ था राजा पूरनमल। कौन था? राजा पूरनमल और शेर शाह के बीच बहुत दिन घेरा डाले रहा। जब न जीत सका तो शेर शाह सूरी ने इसे एक समझौता किया और समझौते के तहत कुछ पैसे लिए और कहा कि हम अब युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। वापस चला जाता शेर शाह सूरी, लेकिन रायसेन फिर दोबारा कभी उसका शेर शाह का विरोध नहीं करते। तो इस प्रकार उसने रायसेन को भी जीत लिया। इसके बाद आता है मारवाड़ विद्रोह। क्या आता है? मारवाड़ विद्रोह, यही इसकी पतन का कारण बनता जाएगा। मारवाड़ विद्रोह में होता क्या है कि वहाँ का राजा था मालदेव। कौन था? मालदेव। अब मैं आपको मालदेव की पूरी कहानी सुनाता हूँ। मालदेव जो था ये वही है जो हुमायूं का बहुत अच्छा मित्र था। और जब ये निर्वासित होता है, जाता है वहाँ से, तो मालदेव से शरण मांगता है हुमायूं। तो मालदेव कहता है कि मुझे तो खबर भेजी शेर शाह सूरी ने कि अगर मैंने तुम्हें शरण दी तो मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा, इसलिए मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता। तब वो बीसल देव के पास भेजता है कि जाओ मेरे रेफरेंस से वहाँ रुको जाके, जहाँ पर राजा वीरसाल के यहाँ ही अकबर का क्या होता है, जन्म होता है। ये कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, नहीं देखा है तो उस वीडियो में जाकर जरूर देख ले, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था हुमायूं के बारे में। तो मालदेव ने मना कर दिया था, लेकिन क्योंकि उसने रेफरेंस दिया था वीरसाल के यहाँ वीरसाल के यहाँ जाने की हिम्मत इसकी नहीं शेर शाह की, क्योंकि उसका किला इतना खतरनाक था। तो वो मालदेव के ऊपर आक्रमण कर देता है। कहाँ पर? मारवाड़ पे। और जैसे इसके ऊपर आक्रमण करता है तो ये राज्य छोड़ देता है मालदेव, क्योंकि जानता है कि इस समय अगर युद्ध करेंगे तो दो नुकसान। पहला तो ये मुझे पूछेगा हुमायूं कहाँ है, तो मुझे हुमायूं का पता बना था, मित्र है, मित्रता में धोखा होगा। छत्ती थे, धोखा देना इनका संभव नहीं था, तो इन्होंने कहा कि हुमायूं का एड्रेस देना पड़ेगा। और दूसरा, अगर नहीं बताता हूँ तो ये हो सकता है मुझे ही जीत के धर दे, तो मेरा राज्य भी चला जाएगा। तो वो राज्य छोड़ देता है। राज्य छोड़ना इसके लिए खतरा हो जाता है। होता क्या है कि जब ये राज्य छोड़ देता है तो अपना किला जैता और कुंपा, ध्यान रखेंगे कौन? जैता और कुंपा दो जो सैनिक थे इनके हवाले कर सेनापतियों के हवाले कर अपना राज्य छोड़ देता, क्योंकि राजा का जीवित रहना जरूरी था। तो मालदेव राज्य छोड़कर चला जाता है और जैता और कुंपा युद्ध लड़ते हैं किससे? शेर शाह से। और इसी शेर शाह से युद्ध में दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं, मार दिए जाते हैं। यानी उन्होंने अपने आप को अपने राज्य कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी जान दे दी या स्वामी भक्ति प्रदर्शित करी जैता और कुंपा ने। शेर शाह सूरी जब यहीं पर फंस गया था, कहाँ? मारवाड़ के क्षेत्रों में, ये निकल नहीं पा रहा था और इसके ऊपर राजपूत एकदम नज़र टेढ़ी किए थे कि इसको हत्या ही कर देनी है। तब इसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी मारवाड़ राजस्थान का क्षेत्र था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे देश, भारत देश जो था उसको खोने की क्रम में बैठ गया था। यानी मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा भारत खोने बैठा था। वहाँ कहाँ फंस गया था? मारवाड़ में जाकर। ये स्टेटमेंट शेर शाह सूरी का बहुत पूछा जाता है कि वो किस युद्ध के दौरान, विद्रोह के दौरान उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग पूरा भारत खो चुका था। तो ये कहा था मारवाड़ युद्ध के समय। ये था जैता और कुंपा की कहानी। अब क्या होता है, ये कालिंजर अभियान करता है। कालिंजर अभियान, यहाँ के राजा थे बुंदेलखंड 1545 में राजा कीरत सिंह। कौन थे? राजा कीरत सिंह। ये राजा कीरत सिंह जो थे, इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया। अब क्यों न कर ले भाई, तुम शासन कर रहे दिल्ली में, हमारे यहाँ पे दुर्भिक्ष पड़ी है, कोई हमारे ऊपर सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, तो आप जाके वहाँ बैठे हो, तो हमें स्वयं स्वतंत्र शासक घोषित करना पड़ेगा। और जब स्वतंत्र शासक घोषित करना पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि हमारे ऊपर आक्रमण होगा। तो शेर शाह सूरी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। वो काफ़ी दिन, इसका किला बहुत कठिन था इसको भेदना, तो बहुत दिनों तक किले का घेरा डाले रखा। कौन? ये शेर शाह सूरी। लेकिन किले को जीत नहीं पाया। और जब किले को जीत नहीं पाया तो इसने अंत में निर्णय लिया कि तोप के गोले से इसकी उड़ा दो। किसको? किले को उड़ा दो। और हुआ क्या, इसने एक तोप का गोला फेंका जिसका नाम था उक्का। क्या नाम था? हुक्का नहीं भाई, उक्का। ये था अग्न्यास। अग्न्यास माने आग का एक बहुत बड़ा पिंड, जिसको गोले के तोप के द्वारा फेंका गया था। अब ये जाता है और दीवार से टकरा कर वापस आ जाता है और आकर कहाँ गिरता है? जहाँ से शेर शाह सूरी ने फेंका था। कारण, आपको बाबर के समय से ही तुलगमा और उस्मानी पद्धति आप सीख चुके थे, यानी आपको तोप के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था। वही तोप आपकी मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार वो तोप का गोला आकर उसी के ऊपर आके गिर जाता है और जैसे ही उसके ऊपर गिरता है वैसे ही शेर शाह सूरी की क्या हो जाती? चिथड़े उड़ जाते हैं और वो धराशायी हो जाता है। लेकिन इस दौरान तक अभी किला जीता नहीं गया। ये टूटने के बाद सेना आक्रमण कर देती है किसके ऊपर? राजपूतों के ऊपर।
और पूरी तरह से कालिंजर को जीत लिया जाता है। और अंत में जब जीत कर शेरशाह सूरी को कहानी सुनाई जाती है कि साहब कालिंजर किला फतेह हो चुका है, और उससे ये अच्छी खुशखबरी सुनकर शेरशाह मर जाता है। इस प्रकार शेरशाह का काम खत्म हो गया। कहाँ पर? कालिंजर अभियान में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का जो मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी कालिंजर अभियान के दौरान। कैसे हुई थी? तो उक्का नामक आग्नेयास्त्र वापस उसके ऊपर आके गिर गया था, जहाँ बम बारूद रखा तो सब फट गए, उसमें अपना भी इंजर्ड हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु, और यह इसकी मृत्यु ही हुमायूं का आगमन होगी फिर भारत में प्रवेश, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी हैं, 2 उत्तराधिकारी होते। एक आदिल खां जो इसका पुत्र था, किसका? दूसरा ये जलाल खां जो पुत्र किसका था? याद करिए, बहार खां लोधी का, लोहानी का। याद आया? तो ये जो दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, किस में? जलाल खां और आदिल खां में। जलाल खां आदिल खां को मार के भगा देता है राज्य से और अपने आप को शासक घोषित कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे इसकी सत्ता के केंद्र बदलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? इसके जो जलाल खां था, इसका पुत्र था फिरोज शाह, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। और जब अपने आप को घोषित करता है तो तभी 3 दिन के अंदर इसको शासन से भगा दिया जाता है। और जब इसको भगा दिया जाता है तो अब वहाँ पर कोई सत्ता नहीं रह जाती। धीरे धीरे शेरशाह सूरी के वंशावली को समाप्त कर दिया जाता है और फिर हुमायूं आ जाता है गद्दी पर। यानी कुल मिलाकर हम ये देखें कि 1540 से लेके 1545 यानी 5 वर्ष के कार्यकाल में ही, और देखा जाए तो दूसरी तरह देखा जाए तो 1540 से लेकर 1555 तक या 56 तक शासन रहा किसका? सूरवंश का भारत में। तो ये कहानी थी किसकी? पूरी शेरशाह सूरी की। उससे उत्तराधिकारी इतने मजबूत नहीं रहे कि वो शेरशाह सूरी के शासन प्रशासन को आगे बहाल कर सकें। धीरे धीरे सूरवंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इस प्रकार एक अफगानों का शासन जो भारत में प्रभावी ढंग से हो गया था, वो धीरे धीरे क्या हो गया? पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो ये कहानी थी किसकी? शेरशाह सूरी की, जो हमें आप तक पहुंचानी थी। आज फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई उम्मीदों के साथ, नई जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।